हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने पॉलिनेशन पढ़ा था। पॉलिनेशन में ऑटोगेमी क्या है, जिटोनोगेमी क्या है, जीनोगेमी क्या है, वो सब पढ़ा था। तो अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देखो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ जाइए, पहले वो वीडियोस देखिए, उसके बाद में ये वाला लेक्चर स्टार्ट करिए। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन एजेंट के बारे में। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए ताकि सभी लोगों को सही चीज़ें मिल सकें। और 360 में से 360 की बायोलॉजी की प्रिपरेशन करनी है तो ये चैनल को छोड़ के मत जाना कभी। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन एजेंट के बारे में। पॉलिनेशन एजेंट, देखो पॉलिनेशन एजेंट का मतलब क्या है। एजेंट वो होता है जो किसी काम में हेल्प करता है, उसे हम एजेंट कहते हैं। जैसे होते हैं ना, LIC एजेंट है, बैंक में एजेंट होते हैं। एजेंट वो है जो किसी काम में हेल्प करे। अब पॉलिनेशन की बात आए तो पॉलिनेशन के अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों फैक्टर्स काम कर सकते हैं। इसलिए पॉलिनेशन एजेंट दो टाइप के होते हैं। एक काम करते हैं, अपन इनको डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी के अंदर। पहले होते हैं एबायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स, और जो दूसरे हैं इन्हें हम कहते हैं बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स। अब जो एबायोटिक एजेंट्स हैं, इन एबायोटिक एजेंट्स में फिर से दो ऑप्शंस हैं। एक तो होता है विंड, हवा, और दूसरा होता है वाटर। वाटर। और जो बायोटिक एजेंट्स हैं इनके अंदर आ जाते हैं एनिमल्स। तो कुल मिला के अपने पास में तीन तरीके के एजेंट्स हैं। अब एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स हैं वो थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी के लिए एक बार इतना समझते हैं। एबायोटिक एजेंट्स में दो ऑप्शंस है, या तो विंड या वाटर। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर आप प्लांट किंगडम में डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स की बात करें तो कौन कौन आता है। एल्गी आते हैं, ब्रायोफाइटा आते हैं, टेरिडोफाइटा आते हैं, जिम्नोस्पर्म आते हैं और एंजियोस्पर्म आते हैं। वैसे तो हमारा चैप्टर जो है वो एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है, फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब देखो एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वाटर पे डिपेंड करता है। मेल गैमेट्स का ट्रांसफर होता है वाटर से। जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन एयर से ही होता है। और यदि हम एंजियोस्पर्म की भी बात करें तो एंजियोस्पर्म में भी एयर और वाटर के कंपैरिजन में एयर से होता है ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा कि वाटर से नहीं होता, एयर से ज्यादा होता है। तो हमें यहां पर एक बात लिखनी है। विंड के लिए हम लिखेंगे इट इज मोर कॉमन among abiotic agents। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज मोर कॉमन देन वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास में एबायोटिक एजेंट्स के अंदर थोड़ी सी बात। अब अपन प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं पॉलिनेशन बाय एबायोटिक एजेंट्स। पॉलिनेशन बाय एबायोटिक एजेंट्स। यदि एबायोटिक एजेंट्स से पॉलिनेशन की बात की जाए तो दो ऑप्शन है, वाटर एंड विंड।
और हमने अभी भी लिखा कि जो विंड पॉलिनेशन है वो ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू वाटर पॉलिनेशन। अब एक सिंपल सी चीज समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है कोई स्टिग्मा और कोई एक प्लांट है, लेट्स सपोज यहां लगा हुआ है और इसके अंदर ये फ्लावर में एंथर है और एंथर से पोलन ग्रेन्स को यहां तक लाना है या तो वाटर से या विंड से। क्या गारंटी है कि सही सही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच ही जाएगा? कोई गारंटी नहीं है ना। हवा है, किसी भी डायरेक्शन में चल सकती है, किसी भी स्पीड से चल सकती है, कभी भी चल सकती है, कभी भी रुक सकती है, कोई फिक्स पैटर्न तो है नहीं। और सेम चीज वाटर के लिए भी है कि वाटर करंट है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, तेज हो सकती है, स्लो हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एबायोटिक एजेंट्स से पॉलिनेशन सही सही हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमारे पास में एक पॉइंट बन गया। क्या पॉइंट बना? करेक्ट पॉलिनेशन by abiotic agents is a matter of chance. वो एक चांस की बात है। तो अब भाई क्या किया जाए, कैसे होगा करेक्ट पॉलिनेशन? तो करेक्ट पॉलिनेशन कराने का तरीका ये होगा कि बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनाए जाएं, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स। बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनाएंगे तो कोई ना कोई तो गलती से ही सही जगह पहुंचेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। हवा को हम समझा तो सकते नहीं है कि भाई तुमको पोलन ग्रेन्स लेके जाने वहां पे डालने हैं। तो करेक्ट पॉलिनेशन के लिए क्या किया जाएगा? नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स are kept very high, kept very high than number of ovules। ओव्यूल के कंपैरिजन में पोलन ग्रेन्स का नंबर बहुत ज्यादा रखा जाएगा। तो देखो ये जो चीज है ना, वो आपके असर्शन रीजन में आ सकती है। एक तरफ लिखा जा सकता है कि नंबर ऑफ, जैसे इसको लिख दिया इन्होंने असर्शन, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर केप्ट वेरी हाई देन नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एबायोटिकली पॉलिनेटेड प्लांट्स। और रीजन में ये लिख दिया क्योंकि करेक्ट पॉलिनेशन है वो चांस की बात है। तो असर्शन एंड रीजन दोनों सही हो जाएंगे और ये हो जाएगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये हो गई। अब अपन पढ़ते हैं प्रॉपरली विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन को बोलते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली, विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन इज मोर कॉमन अमंगेस्ट एबायोटिक एजेंट्स। ये ऐसी बात अपन ने करी अभी। तो विंड पॉलिनेशन की बात अपन ने अभी ये तो कर ली, और विंड एंड वाटर दोनों के लिए हमने ये लिख लिया कि उनसे कोई गारंटी नहीं है सही पॉलिनेशन हो जाएगा। अब अपन डिस्कस करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर। कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर, ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर विंड से पॉलिनेशन होगा, उनके क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे। देखो बहुत आसान है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको समझाता हूं कि फ्लावर के क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे, फिर हम बात करेंगे स्टेमन के क्या कैरेक्टर्स होंगे, फिर हम बात करेंगे पोलन ग्रेन्स के क्या कैरेक्टर्स होंगे, स्टिग्मा के क्या कैरेक्टर्स होंगे, ओवरी के क्या कैरेक्टर्स होंगे। यदि आप ये सारी चीजें समझ जाते हैं तो बहुत आसानी से आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्लावर के बारे में। अब आप
जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे सोचते जाना और मन ही मन आंसर भी करते जाना, तो आपको समझ में आएगा। यदि मैं आपके सामने एक ऑप्शन रखूं कि एक फ्लावर है वो छोटा है और एक फ्लावर है वो बड़ा है, तो दोनों में से कौन सा फ्लावर है वो सही है विंड पॉलिनेशन के लिए? हम यहां पे जितने भी करेक्टर्स की बात करेंगे ना, वो करेक्टर्स ऐसे करेक्टर्स की बात करेंगे जो अच्छे हैं विंड पॉलिनेशन के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे वाले करेक्टर्स बिल्कुल गलत हैं, वो कम अच्छे हैं। तो आपके पास में पहला सवाल कि विंड पॉलिनेशन वाले प्लांट्स में फ्लावर छोटे होने चाहिए या बड़े? और अब मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा है बड़े फ्लावर होने चाहिए, लेकिन छोटे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि फ्लावर बड़ा होगा तो उस फ्लावर के सभी पार्ट्स भी बड़े बड़े होंगे। लाइक कैलिक्स भी बड़ा होगा, कोरोला भी बड़ा होगा, एंड्रोशियम भी बड़ा होगा, तो एंड्रोशियम के अंदर जो पोलन ग्रेन्स बनेंगे वो भी बड़े बनेंगे। और बड़े पोलन ग्रेन्स हवा से सही तरीके से डिस्पर्स नहीं हो पाएंगे ना, इसलिए फ्लावर छोटा होगा तो उसमें छोटे पोलन ग्रेन बनेंगे, हल्के पोलन ग्रेन बनेंगे, तो हवा के अंदर आराम से फैल जाएंगे। तो फ्लावर का पहला कैरेक्टर क्या हुआ? फ्लावर्स होने चाहिए स्मॉल। अब यदि फ्लावर स्मॉल होंगे तो फिर दो ऑप्शन है। किसी प्लांट पे कोई ऐसा होना चाहिए अकेला एक फ्लावर लगा हुआ है, या छोटे छोटे बहुत सारे फ्लावर इनफ्लोरेसेंस में लगे हुए हैं। तो अब तो आप सही समझ पा रहे हो कि इनफ्लोरेसेंस में फ्लावर्स लगे हैं तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अकेले फ्लावर के ऊपर पोलन ग्रेन जाके गिरेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। बहुत सारे फ्लावर्स होंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जैसे आपके सामने जो दीवार है उसके ऊपर एक छोटा सा डॉट बना दीजिए और उस थोड़ी दूर चले जाइए और उस डॉट के ऊपर निशाना मारिए। क्या गारंटी है कि इस पे सही निशाना लगेगा? लेकिन यदि हम छोटे छोटे बहुत सारे डॉट्स लगा देंगे, बना देंगे इस दीवार के ऊपर, और फिर इन पे निशाना लगाने की बात आएगी तो किसी ना किसी एक पे तो लगी जाएगा ना। तो यदि फ्लावर्स छोटे हैं तो उनको प्रेजेंट होना चाहिए इनफ्लोरेसेंस के अंदर, प्रेजेंट इन इनफ्लोरेसेंस। ये हो गया पहला करेक्टर, फ्लावर छोटे होने चाहिए और इनफ्लोरेसेंस में प्रेजेंट होने चाहिए। अब इस फ्लावर को नेक्टर बनाने की जरूरत है क्या? हवा को तो नहीं चाहिए नेक्टर, हवा को तो स्मेल या ऑर्डर भी नहीं चाहिए, हवा को तो कलर से भी फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे फ्लावर्स में जनरली नेक्टर एब्सेंट होता है, ऑर्डर एब्सेंट होती है, और कलर भी एब्सेंट होता है। तो ये सारी चीजें यहां पे एब्सेंट होती है, कोई जरूरत ही नहीं है इनकी। ये फ्लावर के दो कैरेक्टर याद रखने हैं। अब आ जाइए स्टेमन के ऊपर। स्टेमन के क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए देखते हैं। देखो, मैं आपको फिर से दो ऑप्शन दे रहा हूं। लेट्स सपोज कि ये कोई फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है, एक बार इसकी बात छोड़ देते हैं। लेट्स सपोज ये कोई फ्लावर है और हम चाहते हैं कि इसमें विंड से पॉलिनेशन हो। तो एंथर्स जो सॉरी स्टेमन है, एक ऑप्शन है कि लंबे लंबे हों और फ्लावर के बाहर की तरफ निकले हुए हों, और दूसरा ऑप्शन है छोटे छोटे हों और फ्लावर के अंदर की तरफ हों। दोनों में से बेटर कौन सा है? पहले वाला बेटर है, क्योंकि दूसरे वाले के अंदर हवा फ्लावर के अंदर जाके पोलन ग्रेन को बाहर थोड़ी लेके आएगी, ऐसे थोड़ी होगा। बाहर ही एंथर है तो जब वो टूटेंगे तो इजीली एयर के कांटेक्ट में आ जाएंगे पोलन ग्रेन्स। ऐसे स्टेमन को बोलते हैं एक्सपोज्ड, या इसी का नाम है वर्सेटाइल स्टेमन। देखो, ये सवाल नीट के अंदर आ चुका है, रिपीट हो सकता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा देना। ये स्टेमन है वो लॉन्ग होते हैं,
एक्सपोज्ड होते हैं, एक्सपोज्ड का मतलब आपके सामने डायग्राम बना हुआ है वैसे होते हैं, और ये फ्लावर से बाहर निकले होते हैं। इनको अपन बोलेंगे वर्सेटाइल स्टेमन। तो स्टेमन के यही कैरेक्टर्स हैं याद रखने वाले। फिर उसके बाद में आ जाओ पोलन ग्रेन के ऊपर। पोलन ग्रेन्स के क्या क्या ऑप्शंस है, 4 पॉइंट याद रखने हैं आपको। पहला, आपसे पूछा जाए पोलन ग्रेन बड़े होने चाहिए या छोटे होने चाहिए, तो आपको बोलना है स्मॉल। पोलन ग्रेन्स हैं वो स्मॉल होने चाहिए ताकि हवा में इजीली उड़ सकेंगे। आपसे पूछा जाएगा कम होने चाहिए या ज्यादा होने चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है मोर इन नंबर, मोर इन नंबर। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये ड्राई होने चाहिए या स्टिकी होने चाहिए। तो देखना, एक मेरी बात सुनना आराम से। एक इमेजिन करो कि प्लांट है और उस प्लांट के ऊपर फ्लावर लगे हुए हैं बहुत सारे, और उसी के आसपास बहुत सारे और प्लांट है। तेज हवा चली और यदि पोलन ग्रेन स्टिकी होंगे तो आप समझ सकते हो कि वो पोलन ग्रेन से वो दूसरे प्लांट से टकराएंगे और वहीं चिपक जाएंगे। इसलिए पोलन ग्रेन्स हैं वो ड्राई होने चाहिए। ड्राई को आप नॉन स्टिकी बोल सकते हो, नॉन स्टिकी होने चाहिए। एक लास्ट ऑप्शन पोलन ग्रेन्स के लिए, पोलन ग्रेन्स हल्के होने चाहिए या भारी होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ये होने चाहिए लाइट वेट। तो ये हो गया हमारे पास में पोलन ग्रेन के 4 कैरेक्टर्स, इतने ही याद रखने हैं। फिर उसके बाद में आ जाइए स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर एयर पॉलिनेशन पाया जाता है उनकी स्टिग्मा का कैरेक्टर। आपसे ऑप्शन दिया जाएगा कि स्टिग्मा छोटी होनी चाहिए या ब्रॉड होनी चाहिए, तो आप बोलोगे ब्रॉड होनी चाहिए। अब ब्रॉड में भी स्मूथ होनी चाहिए या इस पे थोड़े थोड़े हेयर्स होने चाहिए, सो दैट स्पीड से यदि कोई पोलन ग्रेन आ रहा है तो वो पोलन ग्रेन यहाँ टकराएगा, वो टप्पा खाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रुकने के चांस बढ़ जाएंगे। तो स्टिग्मा है उसका करेक्टर क्या होना चाहिए, ये स्टिग्मा होनी चाहिए ब्रॉड एंड फिदरी। फिदरी का मतलब हो गया कि इसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होने चाहिए, हेयर्स प्रेजेंट है, तो स्टिग्मा है वो ब्रॉड एंड फिदरी होती है। ये एक करेक्टर हो गया अपने पास में। अब इसी प्लांट्स के अंदर ओवरी के करेक्टर्स की बात करते हैं। एक बहुत सिंपल सा लॉजिकल करेक्टर है ओवरी का। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं। पहला, लेट सपोज कि ये कोई पिस्टिल है और ये एक और पिस्टिल है, और पहले फ्लावर के अंदर ओवरी में एक ओव्यूल है और दूसरे फ्लावर के अंदर लेट से ओवरी के अंदर 10 ओव्यूल्स है। ये ऐसे 10 ओव्यूल्स है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सी कंडीशन बेटर है विंड पॉलिनेशन के लिए। विंड पॉलिनेशन के लिए कौन सी कंडीशन बेटर है? कई बच्चों के दिमाग में सेकंड ऑप्शन है, जो कि गलत है। हमने ऊपर एक लाइन लिखी है कि विंड पॉलिनेशन से करेक्ट पॉलिनेशन हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक पोलन ग्रेन भी सही पहुंच जाए वो भी मतलब बहुत मुश्किल होता है। तो यदि 10 ओव्यूल्स हैं तो इनके लिए यहां पे कम से कम 10 पोलन ग्रेन तो चाहिए सेम स्पीसीज के, और यदि 10 पोलन ग्रेन आ भी गए तो कोई गारंटी नहीं है कि हर पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, और हर पोलन ग्रेन की जो पोलन ट्यूब है वो एक एक ओव्यूल में एंटर करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां तो वेस्टेज ऑफ ओव्यूल्स है। पोलन ग्रेन का तो वेस्टेज होना ही होना है क्योंकि वो तो हमेशा ज्यादा नंबर में बनाए जाएंगे। लेकिन यदि ओव्यूल भी ज्यादा हुए ना तो ऐसे ओव्यूल्स में सब में फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए ये कंडीशन बेटर है, ये कंडीशन बेटर नहीं है।
अब एनसीईआरटी के अंदर देखो एक लाइन लिखी हुई है कि ओवरी के अंदर यूजुअली 1 ओव्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन नीट ने एक सवाल पूछा और उस सवाल के अंदर ऑप्शन में लिखा है कि विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स की ओवरी के अंदर 1 और फ्यू ओव्यूल्स होते हैं, और वो सही था। तो अपन भी यहां पे क्या लिखेंगे, 1 और फ्यू ओव्यूल्स। एनसीईआरटी खोल के देखना, उसमें तो खाली लिख रखा है 1 ओव्यूल, लेकिन 1 और फ्यू ओव्यूल्स प्रेजेंट, ऐसा लिख लेना आप। ये हो गया हमारे पास में विंड पॉलिनेशन के बारे में, फ्लावर लार के सबके कैरेक्टर्स। अब मैं आपको एक बार 2-3 चीजें और बता देता हूं, उसके बाद में अपन बात करेंगे। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन आएगा विंड पॉलिनेशन के अंदर, किसमें होता है विंड पॉलिनेशन? जो ऊपर कैरेक्टर्स लिखे हैं वो सोच के देखो, ऐसे कौन से प्लांट्स होंगे जिनके फ्लावर छोटे छोटे होंगे, इनफ्लोरेसेंस में होंगे, पोलन ग्रेन छोटे हल्के होंगे, ग्रास फैमिली। एक तो ग्रास फैमिली याद रखना है। अब ग्रास फैमिली के अंदर आपको मैं एक मेज का एग्जांपल बताता हूं। अपन सब लोगों ने मक्का खाया है, मक्के का भुट्टा खाते हैं अपन। उस भुट्टे के अंदर जो बाल होते हैं ब्राउन कलर के, वो क्या है? देखिए समझिए क्या है। लेट सपोज कि ये है मेज प्लांट। इस मेज प्लांट में ऊपर की साइड में मेल फ्लावर्स का इन्फ्लोरेसेंस रहता है। हमने पीछे के लेक्चर्स में बात करा है कि मेज प्लांट के जो फ्लावर होते हैं, दीज फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो ये है मेल इन्फ्लोरेसेंस, ये मेल इन्फ्लोरेसेंस, और ये ऊपर होता है सो दैट जो पोलन ग्रेन निकलेंगे तो वो नीचे गिर जाए ग्रेविटी के कारण। तो नीचे यहां पर मक्के का भुट्टा लगा होता है ऐसे, और इस भुट्टे के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स, फीमेल फ्लावर्स होते हैं, और हर फ्लावर से उसकी जो स्टाइल है वो लंबी होकर के बाहर निकलती है, ऐसे ऐसे लंबी होके बाहर निकल जाती है। तो वो जो बाल से अपने को दिखाई देते हैं, एक्चुअली दीज आर स्टिग्मा एंड स्टाइल। ये है फीमेल इन्फ्लोरेसेंस, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। इसमें ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं टेजल। ये टेजल क्या है? ये है स्टिग्मा एंड स्टाइल। ठीक है। अब जितने भी मक्के के जो फीमेल फ्लावर हैं, सबसे एक एक दाना बनेगा। तो जो मक्का हम खाते हैं उसमें एक एक दाना निकलता ना, हर दाना एक फीमेल फ्लावर हुआ करता था पहले, मतलब ओवरी होता था वो। अब आप सोचो कि जो दाना सबसे पीछे है मक्के में, उसकी स्टाइल सबसे बाहर जाएगी तो कितनी लंबी हो जाएगी। इसलिए प्लांट किंगडम के अंदर लॉन्गेस्ट स्टाइल किसकी होती है? मक्के के प्लांट की होती है, लॉन्गेस्ट इन प्लांट किंगडम। ये लिख लेना है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट, बट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, तो आप ये जरूर लिखें। अब एक तो हो गया ग्रास फैमिली जिसके अंदर पाए जाते हैं विंड पॉलिनेशन। दूसरा हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म भी तो पढ़ रखा है। जिम्नोस्पर्म्स भी तो ऐसे ही प्लांट्स हैं जिनके अंदर केवल विंड पॉलिनेशन है। उनमें भी तो खाली एक ही ऑप्शन है विंड का। तो ये है अपने पास में विंड पॉलिनेशन। अब अपन रिवाइज करते हैं फटाफट से, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन एजेंट दो टाइप के होते हैं, एबायोटिक या बायोटिक। एबायोटिक में दो ऑप्शन है, पहला है विंड पॉलिनेशन, और विंड पॉलिनेशन जो है वो मोर कॉमन है अमंग एबायोटिक एजेंट्स, यानी वाटर के कंपैरिजन में विंड पॉलिनेशन ज्यादा होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पॉलिनेशन बाय एबायोटिक एजेंट्स की। एबायोटिक एजेंट से करेक्ट पॉलिनेशन हो जाए
ये तो मैटर ऑफ चांस है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो फिर क्या किया जाए, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स है उनको बहुत ज्यादा रखा जाए तो हो सकता है। फिर उसके बाद में विंड पॉलिनेशन की बात करें, एनिमोफिली। विंड पॉलिनेशन में फ्लावर के क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, यदि फ्लावर छोटे हैं तो अच्छा है, और छोटे हैं तो वो इन्फ्लोरेसेंस में होने चाहिए। दूसरा, जनरली नेक्टर ऑर्डर कलर की जरूरत नहीं है तो वो नहीं होना चाहिए। जो स्टेमन है, ये स्टेमन लॉन्ग होने चाहिए और ये एक्सपोज्ड होने चाहिए, जिनको वर्सेटाइल स्टेमन कहते हैं, बाहर की तरफ निकले होने चाहिए फ्लावर के। जो पोलन ग्रेन्स हैं उनके 4 कैरेक्टर्स होने चाहिए, स्मॉल, जो स्मॉल होगा वो लाइट वेट होगा, साथ ही साथ नंबर इनका ज्यादा होना चाहिए, और ये ड्राई या नॉन स्टिकी होने चाहिए। अगर स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा है वो ब्रॉड होनी चाहिए, ये वाला ऑप्शन गलत है, और ब्रॉड होने के साथ साथ उस पे फीदर्स प्रेजेंट होने चाहिए, तो फीदरी होनी चाहिए। अगर हम ओवरी में ओव्यूल की बात करें तो यूजुअली 1 और फ्यू ही होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा ओव्यूल्स अगर होंगे तो वो वेस्टेज ऑफ ओव्यूल हो जाएगा, इसलिए कम हो तो सही है। कौन से प्लांट्स के अंदर आपको विंड पॉलिनेशन इजीली देखने को मिलता है, एक तो ग्रास फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं लाइक मेज और जिम्नोस्पर्म, तो आपको पता ही है। अब आप एक काम और करेंगे छोटा सा, NCERT का डायग्राम नंबर 2.10 देखेंगे, तो वो एग्जाम में 2024 की नीट में पूछा गया है। उस एग्जाम्पल के अंदर एक विंड पॉलिनेशन का प्लांट है और उसका एक मेल इन्फ्लोरेसेंस बना रखा है ऐसा सा कुछ, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे हेयर से बाहर निकले हैं। एक बार आप एनसीईआरटी खोल के देखिए, इस बहाने आप कम से कम एनसीईआरटी तो खोलेंगे। पूछा था कि ये क्या है, तो भैया ये जो है वो एक्सपोज्ड स्टेमन है। बस ये हो गया हमारा विंड पॉलिनेशन कंप्लीट। तो आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे, वाटर पॉलिनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो तब तक आप विंड पॉलिनेशन को बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा, इसके सारे पॉइंट्स, और सभी फ्रेंड्स के साथ में चैनल शेयर करना है, आपको भी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।